नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 5 राज्यों के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा दिलचस्प कहीं का चुनाव हो गया है तो राजस्थान का चुनाव हो गया है, क्योंकि वहां पहले कहा जा रहा था कि रानी को आउट कर दिया गया है, लेकिन अब रानी न केवल इन है बल्कि वो दहाड़ भी रही हैं। लेकिन उनका मन भी डोलता रहता है बीच बीच में। कभी उनको लगता है कि नहीं, वो बाहर से नेपथ्य से बैठकर चुनाव के परिदृश्य को देखें। कभी उनको लगता है कि नहीं, मुख्य धारा में अभी उनको बने रहना चाहिए। बेटे को लेकर कभी मोह नजर आता है तो कभी कुछ। दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े का लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी फिलहाल कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन यह बात तब समझना आसान हो जाती है जब आपके साथ विजय विद्रोही जैसे लोग हो। राजस्थान का जो चावल है वो विजय जी ऐसे छू के बता सकते हैं कि कितना पका हुआ है। 3 दशक से ज्यादा राजस्थान में हम कहें कि आपने धूल मिट्टी फांका है। तो विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं, मैं आपको बता दूं कि विजय जी हमारे एबीपी न्यूज और स्टार न्यूज के दिनों के साथी रहे हैं। हम बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे से हमारे जबरदस्त झगड़े भी हुए हैं, लेकिन आज हम मिले हैं और बड़े अच्छे नोट पर मिले हैं। तो विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 3 दशक से ज्यादा के तजुर्बे के बाद अब आपको लगता है कि गोल मोल की बात करने की जरूरत है राजस्थान को लेकर? मतलब ये कि अब कांग्रेस कह रही है कि वो वापस आ रही है, अच्छा, और भाजपा कह रही है कि अब उसने सारे दांव खेल दिए हैं और राजस्थान अपना इतिहास दोहराएगा। तो इन दोनों में क्या लगता है अब आपको? देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि नतीजे वाकई में चौंकाने वाले होंगे और मैं इसका बकायदा आपको आगे जाकर इसका जवाब भी दूंगा। आज की तारीख में भी चुनाव फंसा हुआ है और खुला हुआ है। अच्छा, अगले 15-18 दिन जो बचे हैं उसमें बहुत कुछ तय होगा। आज की तारीख में अगर आज चुनाव होता है तो ये मैं मानकर चलता हूं कि बीजेपी को एज है और साफ तौर पर एज है। यानी आज की तारीख में बीजेपी मेरे हिसाब से सरकार बनाने की स्थिति हाँ, में बिल्कुल है। बिल्कुल 100% स्थिति में है। 110 के आसपास सीटें बीजेपी लाती हुई आराम से दिख रही हैं और कांग्रेस 70 के आसपास अटकती हुई आज की तारीख में दिख रही है। अच्छा, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आप ज्यादा समझते होंगे कि वसुंधरा राजे ने मोदी, शाह और नड्डा को धमका कर चुनाव में एंट्री मारी है, क्योंकि उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह माना जाने लगा था कि वसुंधरा आउट हो चुकी है राजस्थान की राजनीति से। नहीं नहीं, ये बात आप धमकाया नहीं है उन्होंने। उनकी पहले तो खामोश रही, सन्नाटे ने डरा दिया कि आखिर महारानी करेंगी क्या, आखिर महारानी के मन में क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने जो कल कहा संन्यास की बात कर दी, तो ये उसी तरह का था शिवराज सिंह ने जैसे किया, जैसे येदियुरप्पा ने किया, तो उससे और उन्होंने डराया। कि बीच में ये भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं पार्टी छोड़ दूंगी, मैं पार्टी का बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं पार्टी छोड़कर घर बैठ जाऊंगी। ये भी उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। इसका मैसेज ये भी गया कि गहलोत को इसका फायदा मिलेगा। गहलोत का तो देखिए, जहां तक गहलोत का सवाल है तो गहलोत तो नहीं चाहते कि चुनाव गहलोत वर्सेस वसुंधरा हो, क्योंकि जिस दिन चुनाव गहलोत वर्सेस वसुंधरा हुआ उस दिन फिर, और वसुंधरा को इतना मान सम्मान सब कुछ मिल गया आला कमान की तरफ से, तो फिर बीजेपी 130 पार जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। गहलोत तो चाहते हैं कि गहलोत बनाम मोदी हो जाए चुनाव। अच्छा, वो ये चाहते हैं। और लेकिन वसुंधरा ने देखिए हमेशा वो कहती रही, मेरे उनके सूत्रों से जब भी बात हुई, नहीं मैडम ने कहा है सब्र रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पॉलिटिक्स में ना पेशेंस पे करता है, तो पॉलिटिक्स में पेशेंस पे कर रहा है। कल संन्यास की बात कर रही थी, आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कल संन्यास की बात करके डरा रही थी, आज शक्ति प्रदर्शन करके और ज्यादा डरा रही है। कुल मिलाकर वो डरा रही है, धमका रही है, चिंता में डाल रही है भाजपा को, और आम वो सीधे सीधे अपनी उम्मीद दावेदारी जता रही हूँ कि दावेदारी जता रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी। लेकिन उनके लोगों को टिकट तो दिया नहीं। 182 अभी तक टिकट दिए हैं, जिसमें से 50 से ज्यादा उनके समर्थक हैं। हालांकि 8-10 के टिकट कटे हैं उनके समर्थकों के, जैसे यूनुस खान हो गए, और यूनुस खान की अब कोई भूमिका रही, मुसलमान को नहीं बीजेपी चाहती थी वैसे भी, और भी हैं उसमें, बाबूलाल वर्मा है, कई नाम और हैं, कृष्णदेव कौर दीपा है, कई नाम हैं, लेकिन 50+ समर्थक हैं।
पहली लिस्ट में देखिए उनके समर्थकों का टिकट कटा, खामोश रही। खामोशी से इतना डरा आला कमान कि दूसरी सूची में उनके समर्थकों को टिकट दे दिया। फिर ना खुश हुई ना नाराज हुई, फिर संकेत गया, फिर तीसरी में। और वसुंधरा का मुझे लगता है गेम प्लान ये है कि बीजेपी 2018 में जैसे कांग्रेस 100 पर अटक गई थी, ऐसे अगर 100-105 पर अटकती है तो 50-60 इनके समर्थक हैं, स्ट्राइक रेट 70% के आसपास रहना चाहिए जीतने का, तो 35-40 विधायक होने चाहिए। तो ऑपरेशन लोटस क्या आला कमान ही कर सकता है क्या? स्थानीय छत्रप नहीं अपने हिसाब से ऑपरेशन लोटस कर सकता है? अब बहुत दूर का इशारा कर रहे हैं। जी मैं कर रहा हूँ। सचिन पायलट पार्ट 2 होने वाला है क्या? सचिन पायलट तो फेल थे, मतलब फेल हो गए थे, क्रांति असफल हो गई थी। ये बात सच है कि वसुंधरा राजे ने बचाई थी अशोक गहलोत की सरकार? देखिए, एक तो वसुंधरा राजे इस तरह के सरकार, ये जो सियासी उठापटक होती है, इनके पक्ष में नहीं रही। इवन गहलोत भी नहीं रहे। और गहलोत कई बार उदाहरण देते हैं, भैरव सिंह जी जब वो तीसरी बार ऑपरेशन करने गए थे, कैसे हुआ अमेरिका था, आपको ध्यान होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो एक तो वसुंधरा नहीं चाहती थी कि ये वो खेल उस रूप में हो, क्योंकि तब वो मुख्यमंत्री बनती, इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी, एक चीज। दूसरा, वो क्यों चाहेंगे कि सचिन पायलट आ जाए, एक गुजर नेता और आ जाए वहां पे, एक और मतलब प्रतिद्वंदी, जो उनका भी प्रतिद्वंदी और उनके बेटे का और प्रतिद्वंदी हो, दुष्यंत सिंह का भी। अच्छा। तो ये 3-4 फैक्टर थे। और दूसरा, अशोक गहलोत ने वसुंधरा को बचाया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो मामले थे, जिस पर एक आयोग का पायलट जब तब बोलते भी रहते हैं। उसमें खास बात ये थी कि जो आयोग का गठन किया, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गठित किया जाता है, तो उसकी संवैधानिक पूछ होती है। सरकार ने आयोग बना दिया, लेकिन उस एक्ट के तहत नहीं बनाया, और उसकी रिपोर्ट और वो सब धरी रह गई। तो लोगों ने कहा, यह जानबूझकर अशोक गहलोत ने किया ताकि वसुंधरा को बचाया जा सके। उनका सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया, जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बना हुआ था। इसमें कोर्ट के आदेश आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, तो ये सब तो था खेल। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, हमारे लोकसभा के स्पीकर बिरला जी, मेघवाल, इन सब का क्या रोल होने वाला है? वसुंधरा की इनमें से किसी से नहीं बनती है। देखिए, अभी तक जो चुनाव में टिकट वितरण का काम हुआ है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की मारवाड़ वाला जो बेल्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, कम चली है। और 18 सीटें जो अटकी हुई हैं, उसमें से करीब 8 सीटें वहां अटकी हुई हैं। तो यानी गजेंद्र सिंह शेखावत की इतनी चली नहीं है। उससे ज्यादा राजेंद्र सिंह राठौड़ की ज्यादा चली है। ओम बिरला लाडपुरा सीट से वो कल्पना देवी को, जो पहले भी विधायक रह चुकी, उनको टिकट दिलाना चाहते थे, उसमें कामयाब हुए हैं। और प्रहलाद गुंजल, जो उनके खासे दुश्मन माने जाते थे, उन दोनों के बीच भी कल देर रात कुछ बातचीत हुई है। तो ओम बिरला तो पर्दे के पीछे खेल रहे हैं। ओम बिरला को तो ये लग रहा है शायद कि आला कमान को लगेगा कि कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, तो शायद उनका, सबको लग रहा है कि वो सीएम हो सकते हैं इस लड़ाई में। यही दिलचस्प बात है नवीन जी। बीजेपी में खेमेबाजी, धड़ेबाजी तो थी। अब क्या हुआ है कि ये जितने 8-9 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, इन सबको लग रहा है कि मैं जीत जाऊं। अगर मैं नहीं जीता तो मेरा तो चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उसको बगल की सीट की कतई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी अपनी जीत पर सोच रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने तो चूरू की सीट छोड़कर तारानगर की सीट पकड़ ली, इसीलिए तो सिर्फ अपनी अपनी सोच रहा है। और फिर जो सांसद उतारे हैं, वो सांसदों की तो और गले में फांस फंसी हुई है कि अगर विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा चुनाव में तो टिकट मांगने लायक नहीं रहेंगे। वो भी अपनी अपनी सोच रहे हैं। कायदे से ये लोग पूरे राज्य में निकलते, पूरे राज्य में अपने जातिगत आधार के आधार पर वोट मांगने की कोशिश करते, चुनाव का कैनवास खोल देते, लेकिन सब अपने अपने खेमों में बटकर रह गए हैं। तो ये बीजेपी की गजब की स्ट्रेटजी है, मेरी समझ से परे है कि इसमें नतीजा क्या निकलेगा। ये तो बीजेपी की बात हुई। विजय जी, ये बताइए कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो झगड़े रहे हैं और सतत झगड़े रहे हैं, उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अभी तो दोनों तरफ से ट्रूस हो गई, सीज फायर हो गया, समझौता हो गया। हाँ, मतभेद मनभेद दूर हो गए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समर्थकों का लिहाज रखना था। दोनों ने साफ तौर पर, गजब हुआ, पहली बार दोनों नेता फार्मूला भी सामने रख रहे हैं। भाई, मैंने आपके टिकट नहीं काटे, दूसरा कह रहा है साहब मैंने भी आपके टिकटों में ऑब्जेक्शन नहीं किया, तू भी राजी मैं भी राजी। अब कहानी यह है कि लेकिन 1.5-2.5 साल का जो लड़ाई का दौर रहा, बयानबाजी का दौर रहा,
नकारा निकम्मा गद्दार का जो दौर रहा, उसमें पार्टी की छवि को एक तो नुकसान पहुंचा, नैरेटिव गलत चला गया, और इस बहाने अशोक गहलोत को चूंकि अपनी सरकार बचानी थी तो उन्होंने विधायकों को खुले छोड़ दिया। छोटा मोटा भ्रष्टाचार वो सहन करने लगे, जो आमतौर पर पहले सहन नहीं करते थे, पूछताछ तो कर ही लिया करते थे। तो हर विधानसभा क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री हो गया। हाँ, ये बड़ा इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अशोक गहलोत से नाराज नहीं है, विधायकों से नाराज है, और विधायकों का टिकट कटा नहीं। वो भाई सुनील कोनगोली समिति ने कहा था कि 55 से 60 विधायकों के टिकट कटने चाहिए, विदा कर दिया गया उस भाई साहब को। फिर एक और कमेटी ने बैठी, उस फिर सर्वे आया कि कम से कम 40 के तो कटने ही चाहिए। फिर वो भी नहीं, अब 10 मुश्किल से 8 या 10 के कटे हैं, और 156 की घोषणा हो चुकी है। अब जिसमें 3 नाम तो फंसे हुए हैं, महेश जोशी और उनका क्या होता है शांति धारीवाल का। वो एक और जरूरी सवाल विजय जी, ये राजस्थान का चुनाव, मुझे नहीं पता कि वो हिंदू बनाम मुस्लिम कितना चलेगा, हालांकि भाजपा इसकी कोशिश कर रही है, लेकिन कास्ट सेंसस की जो मांग कांग्रेस ने उठाई है उसका कोई असर रहेगा क्या? देखिए, जाति बहुत है हावी राजस्थान में, और फिर जातियां भी, कुछ जाति परंपरागत रूप से एक पार्टी विशेष को वोट देती रही, तो वो चीजें तो है ही। अब जहां तक ओबीसी, कास्ट सेंसस का मतलब, कास्ट सर्वे का मतलब ओबीसी सर्वे एक तरह से, तो अब उसके अंदर जाट प्रमुख जाति हैं, और जाटों को ये लग सकता है कि ओबीसी का सर्वे हुआ तो कहीं वर्गीकरण ना हो जाए, वर्गीकरण होगा तो उनको नुकसान होगा, तो हो सकता है वो थोड़ी उनको अशोक गहलोत से नाराजगी हो जाए इस संदर्भ में। लेकिन फिर जो दूसरी जातियां हैं, जो रसूखदार जातियां नहीं है, वो एक तरफा कांग्रेस को वोट दे सकती है। तो ये दोनों चीजें हैं। या फिर मुझे लगता है कि उठा के रह गया अशोक गहलोत, उसके बाद इसको कहीं रिपीट नहीं किया गया उस रूप में। मुझे लगता है कि ये नॉन फैक्टर है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि राजस्थान में ऐसा चलने वाला नहीं। कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की जिससे चुनाव में वो पिछड़ गई, जैसा कि आप कह रहे हैं? नहीं, पिछड़ी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि एक बार गहलोत हारे थे तो 56 पर थे, एक बार हारे तो 21 पे थे, इस बार हर सर्वे 70 पार दे रहा है। तो ये तो अभी से अगर हार भी होती है तो अभी से सम्मानजनक हार है, तो पिछड़ी मैं नहीं कहूंगा। मतलब लड़ाई जो है जीत और सम्मानजनक हार के बीच। देखो, अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा, मैं तो देखकर हैरान हूं, हर सर्वे में संतुष्ट और करीब करीब संतुष्ट। यह आंकड़ा 70%, 74% पहुंच रहा है। गहलोत की पॉपुलैरिटी 48%, 50%, मतलब सरकार के कामकाज कैसा रहा, व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी नहीं, सरकार की काम इतना पहुंच रहा है। लेकिन वो सब उस पर पानी फेर रहा है, क्या? विधायकों की एंटी इनकम, और थोड़ा अंदर अंदर जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत समर्थक हैं। अच्छा, एक और सवाल जो पता नहीं राजस्थान में इस सवाल का कोई महत्व होगा या नहीं होगा, कि अशोक गहलोत के पास कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का एक मौका था, इस मौके को गवाकर क्या गहलोत ने कोई राजनीतिक भूल कर दी है? ये बात तो अभी उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में खुद स्वीकारा था कि 1000 गुना ज्यादा बड़ी पोस्ट थी मुख्यमंत्री के, और मुझे लगता है कि मैंने मौका गंवा दिया। तो ये बात तो उन्होंने खुद स्वीकारी है। लेकिन तब जब मौका गंवा रहे थे तब क्या उन्हें नहीं मालूम था कि 1000 गुना बड़ी पोस्ट है? लेकिन तब दरअसल क्या है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाने का, उनको लगता है कि आला कमान ने एक पर्दे के पीछे षड्यंत्र रचा, अंधेरे में रखा। दूसरा, सचिन पायलट को थोपना, मतलब उनका तो शायद ये था, अशोक गहलोत खेमे का कहना था कि ABCD किसी को बना दो लेकिन इसको नहीं। अशोक गहलोत बुरी तरह अड़ गए थे। क्या दुश्मनी है दोनों में? अशोक गहलोत को लगता है कि कि जो विद्रोह पर उतर आया, जो मेरी सरकार गिराने पर उतरा था, जिसके समर्थकों ने उनके अनुसार मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ ले लिए, उसको आप कैसे मौका दे सकते हो? पहली बात ये। और दूसरा ये कि सचिन के साथ 19 थे, अगर 10 और होते तो अशोक गहलोत गलत नहीं कहते, अगर 10 और सचिन के साथ होते तो क्या खेल होता राजस्थान में, आप अंदाजा लगा सकते। और नींद ही नहीं आती थी। अशोक गहलोत ने खुद स्वीकारा कि अब गई सरकार, अब गई। शायद सपने में एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ अमित शाह दिखाई देते थे। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अगर अशोक गहलोत चुनाव हार गए, ये उनकी मतलब पार्टी हार गई, हाँ, मतलब कांग्रेस हार गई, तो क्या ये
एंड ऑफ गहलोत एरा माना जाएगा? देखिए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने बड़ी सफाई से उत्तर दिया था कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा और आगे भी शायद नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके तत्काल बाद क्या कहा था कि केंद्र में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से अकेले लड़ रहे हैं, राहुल गांधी बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो अपने लिए जगह छोड़ रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि अगर मैं राजस्थान में हारा तो स्वाभाविक है, कांग्रेस हारी तो सचिन पायलट को ज्यादा पार्टी जिम्मेदारी देगी, जैसा प्रियंका गांधी हाल में संकेत भी दे चुकी है अभी रैलियों में भी। और ऐसे में वो अपने लिए एक बड़ी भूमिका वो दिल्ली में केंद्र की राजनीति में अशोक गहलोत अभी से देखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव जीत कर विधानसभा में विपक्ष के नेता तो बनेंगे नहीं, वो वहां बैठने से क्या फायदा। तो सबसे बड़ी बात है वो ओबीसी हैं, और देश भर में क्या राजनीति चल रही है, ओबीसी की चल रही है। और ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं, अगर हम देश के कांग्रेस की बात माने, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, ये ओबीसी हैं, बड़े नेताओं में इनकी गिनती है, रणनीतिकार में गिनती है। और राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे जब पिछला गुजरात का चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था और कैसे कांग्रेस को करीब करीब जीत के मुहाने तक ला दिया। एक और सवाल कि क्या अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बनेंगी? इसके कितने चांसेस हैं, या वो बाहर की जाएंगी? नहीं, मैंने उनको पसंद नहीं करता। मैंने जवाब दिया आपको, वो बीजेपी अगर 120 125 आती है तो तब तो वसुंधरा का कोई चांस बनता नहीं है। अगर बीजेपी 105 108 के आसपास अटकती है और वसुंधरा को लगता है तो उससे ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा मोदी को क्या लगता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद सौंपने से लोकसभा की 25 की 25 सीटें झोली में एक बार फिर आ सकती हैं, तो वो चुपचाप पद सौंप देंगे। उनको 25 लोकसभा सीटों से मतलब है। और अगर उनको लगा कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, मेरे नाम पर, मेरे चेहरे पर 25 सीटें आ जाएंगी, तो फिर वो जेब से कोई एक नाम निकलेगा, वो कोई भी हो सकता है। तो मतलब लड़ाई जो है वो इस विधानसभा की है ही नहीं, लड़ाई है 2024 की। एक आखिरी सवाल विजय जी, वसुंधरा ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे लगता है रिटायर हो जाना चाहिए और अब मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा? क्या है इसके पीछे, क्या है? नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे एक तरह से चेतावनी सी है, इसके पीछे एक समर्थकों को इशारा करने की कोशिश है, इसके पीछे एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है कि मैं सताई हुई हूँ, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अपने समर्थकों के बीच में मैसेज। हार की घोषणा जैसा नहीं है। नहीं, कतई नहीं है। उल्टा तो ये है कि अब ताकत दिखाने का मौका आ गया है। अगर हार की घोषणा होती तो आज नामांकन दाखिल करते वक्त इतना जो लवाजमा है, लाव लश्कर है, तामझाम है, इसका वो इस्तेमाल नहीं करती। आज तो उन्होंने तेवर अपने, कल का उनका भाषण देख लीजिए, हम सत्ता में आने पर ये करेंगे, हम सत्ता में आने पर ये करेंगे। हम का मतलब हम, मतलब मैं वसुंधरा प्लस मेरे समर्थक, ये भी हम है। मैं वसुंधरा प्लस आला कमान, ये भी हम है। मैं वसुंधरा प्लस मेरे विधायक, तो कौन सा हम बढ़िया है? आप भी जानते हैं, मैं और मेरे विधायक। तो कुल मिलाकर अब ये हम और अहम के बीच जो है टकराव चल रहा है, उसमें लास्ट कमेंट की कौन अभी आगे नजर आ रहा है? एकदम साफ तौर पर बीजेपी, भाजपा नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प सवाल है कि अभी जो स्थिति है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी बदल सकती हैं, और कई बार तो चुनाव से एक दिन दो दिन पहले भी माहौल बदल जाया करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी, और हम लोग नजर रखेंगे। विजय विद्रोही शायद पहले शख्स हैं जो इतनी साफगोई से राजस्थान के चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसी खेमेबाजी में पड़े बगैर। और इसीलिए विजय जी की बात जो है चुनाव में वो एक फैक्टर की तरह उसको लिया जाता है। तो विजय जी, आर्टिकल 19 के स्टूडियो में आने के लिए और उससे ज्यादा हमसे बातचीत करने के लिए, और उससे भी ज्यादा एक अपील तो कर दीजिए कि लोग मेरा चैनल नहीं, वही मैं कहने जा रहा था कि विजय जी का एक YouTube चैनल है जिस पर ये शानदार राजनीतिक टिप्पणियां किया करते, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और उसको इसलिए नहीं सब्सक्राइब कीजिए कि मैं कह रहा हूं या विजय जी कह रहे हैं, उसको इसलिए सब्सक्राइब कीजिए
कि आप समझिए कि एक मैच्योर जर्नलिस्ट, एक परिपक्व जर्नलिस्ट जब बात करता है, जब वो अपने शब्द चुनता है, तो किस तरीके से चुनता है, वो किस तरीके से नरेटिव को ग्रास्प करता है, किस तरीके से उसको वीव करता है और फिर कहता है। तो विजय जी का जो तजुर्बा है, विजय जी एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि विजय विद्रोही जर्नलिस्ट होने से ज्यादा अब जर्नलिज्म के स्कूल हैं। तो जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, जो बाद में पत्रकारिता करना चाहते हैं, नहीं वो तो कहते हैं कि सब लोग पत्रकार रहते हैं, लेकिन हम लोग तो आपसे बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नई पीढ़ी है, जो कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मूल्यों में और मानवता में, समानता में, बंधुत्व, न्याय में यकीन करती है, उनको जरूर विजय जी की बात सुननी चाहिए। तो विजय जी, आप खुद बताइए कि आपके कौन कौन से चैनल हैं और कैसे कैसे सब्सक्राइब करना होगा। नहीं, मेरा एक छोटा सा चैनल है @विजय विद्रोही ऑफिशियल। अगर ये यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है विजय विद्रोही ऑफिशियल। तो पहली फुर्सत में आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और न केवल सब्सक्राइब खुद कीजिए बल्कि और लोगों से भी कहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसी आवाजों को बचाना जो किसी भी तरीके के भेदभाव से, किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। तो विजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इसका फायदा विजय जी को कितना मिलेगा इसको लेकर मैं आशान्वित बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा जो विजय जी को सुनेंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।